एक बहुत ही ज़रूरी सत्य बताने जा रहा हूँ। 1929 में देश के व्यापार मंदी के दौर की शुरुआत हो गई थी और वह अब तक सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रोजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना प्रारंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना प्रारंभ करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वह सोना बन जाता है। यह आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की यह कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वह इस बात को पूरी तरह से मन में स्वीकार कर चुका है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। यह बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी में असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है। असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। यह पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी यह पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते हुए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि वे उस बात को जानते ही नहीं है कि अमीर लोगों की मनस्थिति क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को मात्र संयोग या फिर भाग्य मानते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। हजार व्यक्तियों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल होता है और वह लोग इस तरह की बात कहने की गलती नहीं करते। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूँ जो उस रहस्य को पूर्णतया उद्घाटित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने के बारे में सोचा था तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने के लिए तय किया था जिसका एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हो। यह डिजाइन पेपर पर तो बन गई, पर जब उसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर ने हाथ खड़े कर दिए। उन इंजीनियरों का यह मानना था कि एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर यह इंजन नहीं बनाया जा सकता है। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे यह इंजन चाहिए, यह तो असंभव है। एक साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, आप काम करना शुरू कीजिए। फोर्ड ने आज्ञा दी, चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ न लग जाए। इंजीनियरों ने काम प्रारंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं हुआ। इंजीनियर ने हर वह पैतरा अपना लिया था पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। लेकिन यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह थी कि 1 साल बाद भी असफलता कोसों दूर थी, पर अब संभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सब इंजीनियरों को फिर से बुलाया और कार्य पर प्रगति पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियरों ने एक साथ जवाब दिया, हमें प्रोजेक्ट को जारी रखने के लिए कोई रास्ता नहीं मिल रहा, जाइए फिर से काम पर लग जाइए। फोर्ड ने आज्ञा दी, हर हाल में मुझे यह इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया था क्योंकि फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की दृढ़ता एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और दृढ़ता में जीत दृढ़ निश्चय की ही होती है। जब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है, अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हैं, उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनके अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड की 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का। फोर्ड में उस समय फोर्ड ने उस समय ऐसे कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास अपनी खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी अपनी भी तो
कंप्यूटर इंडस्ट्री में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीकी से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रह गया, अब हर किसी को की ऑफिस में जरूरत हो गई है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में भी अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत मात्र 13 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर दी थी। 1973 में उन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बलमर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रह चुके हैं, साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते हुए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों का पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। जब पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी। इसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों में पहिए लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल, हर घर की जरूरत बन सकती है। उनका यह निश्चित उद्देश्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे मुख्य लक्ष्य हासिल करने के लिए बिल गेट्स रुके नहीं। वह लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार करते रहे। सबसे खास बात, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मिलिंडा है। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब अंग्रेजी कवि W.C. हेनले ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूँ और अपने मन का राजा, उन्हें उसी समय यह कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन, क्योंकि हमारे पास ऐसी शक्ति है जिसमें हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह व्योम, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं, जो सबसे बड़ी ऊर्जा क्षेत्र में बंधी हुई है, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वह असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से भी प्रभावित होता है और जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करता है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा क्यों हैं। उन्हें यह जोर देकर बताना चाहिए कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वह अच्छा है या बुरा। वह उन विचार को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं कि वह अपने लिए बुरा है या अच्छा। उन्हें यह भी बताना चाहिए कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वह एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने से समान परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन की चुंबक को भांति कार्य करना प्रारंभ कर देना चाहिए। वह तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने की विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारा निश्चित प्लान सफल हो पाएगा। जैसा कि हेनरी कवि थे, न कि दार्शनिक। वह इस वजह से वह अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनका अनुसरण करने वाले कुछ समझ पाए और कुछ नहीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और उस अटल सत्य में से एक पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में उन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। स्टीवन स्पीलबर्ग एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं उदाहरण का सही सिद्ध करके एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सर्वकालिक महान निर्देशक साबित हुए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही पुराने कैमरा से शौकिया तौर पे फिल्म बनाने लगे। स्पीलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठकर अंगुतकों को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्का घुमाया जाता था। स्पीलबर्ग उसी गाड़ी में छुपकर दो साउंड के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वह वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी आदत थी कि पहरेदार से दो चार गप्पे जरूर लड़ा लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वह लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते। वह हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए हुए होते थे, जिससे पहरेदारों को यह महसूस होता था कि गर्मियों की क्लास लेने वाला छात्र है। अब तक उन्होंने
कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से व्यवहार भी बना दिया था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम चस्पा कर दिया गया था और वहां पर बैठने लगे थे। इसी तरह एक दिन उनकी वहां के उस समय प्रोडक्शन हेड शिड शिमर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने शिमबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई हुई फिल्म दिखाई। शिमबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। उनकी पहली फिल्म द सुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसाय तो नहीं किया, पर उसे आलोचकों का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म समारोह में उस फिल्म का कई पुरस्कार भी मिले। उनकी सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब कहीं से उन्हें जॉज पुस्तक प्राप्त हो गई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था और उसके लिए एक बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था। स्पीलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे, उसके लिए प्रतिबद्ध थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द सुगरलैंड ने कुछ खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी थी। यह कोई आसान काम नहीं था। प्रारंभ से ही कुछ कठिनाइयां थी। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉर्ज रिलीज हुई तो इसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और आलोचकों को बहुत प्यार हो पाया। रिलीज होने के एक महीने में ही इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस में 10 करोड़ डॉलर की कमाई कर डाली, तो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद स्पीलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। इसमें इंडियाना जोन सीरीज, पुरस्कृत द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल हैं। कुछ समय पश्चात स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशित की, जो उस समय की इतिहास की सबसे बड़ी सफल फिल्म थी। यह स्पीलबर्ग की तीसरी फिल्म थी। उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए थे। उसने करोड़ डॉलर से अधिक की कमाई की थी। स्पीलबर्ग यही नहीं रुके, वह अपने सपनों का लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। जब वो और दो हॉलीवुड मुगलों ने अपने एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया। उसका नाम ड्रीमवर्क्स था। यह तो थी स्पीलबर्ग की कहानी। जब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं, अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि यह सिद्धांत किसी एक व्यक्ति के जिंदगी से नहीं बनाए गए, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभवों से बनाए गए हैं जो करीबों से पले बढ़े और जिनकी अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी उन्हें विश्व में अपना परचम फहराया। यह नियम बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहूंगा, इसमें दो ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े विस्मयकारी बदलाव लाए। मैं तुम्हें यह भी बताना चाहूंगी कि ये दोनों व्यक्ति मुझसे काफी करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त जिसे 25 साल से मैं जानता हूँ और दूसरा मेरा बेटा है। इन दो व्यक्तियों को अचंभित कर देने वाली सफलताओं में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। इच्छा शक्ति। सफलता की ओर पहला कदम, दौलतमंद बनने की ओर पहला कदम। जब एडविन सी बर्न्स उस ऑरेंज न्यू जर्सी में मालगाड़ी से उतर, तो उसके दिमाग में यह कतई नहीं आया कि वह सिर्फ एक आगंतुक है, बल्कि वह एक राजा की तरह महसूस कर रहा था। जब उसने थॉमस एल्वा एडिसन के दफ्तर की ओर रुख किया, तो उसका मन काम पर लग गया था। उसने मन ही मन खुद को एडिसन के सामने खड़ा पाया। उसने यह पाया कि एडिसन उसे जिंदगी भर तक का जुनून एवं चाहत पूरा करने के लिए अपने साथ काम करने का मौका दे रहे हैं। बर्न्स की चाहत सिर्फ एक उम्मीद नहीं थी, न ही सिर्फ एक साधारण सी इच्छा थी, बल्कि वह इससे भी कहीं ज्यादा थी। वह एक ज्वलंत चाहत थी जिसके लिए वह कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने उससे मन में यह निश्चय कर लिया कि उसे यह हासिल ही करना था। मतलब उसकी चाहत निश्चित थी, उसका उद्देश्य दृढ़ था। जब वह एडिसन से मिला तो वह चाहत बर्न्स के लिए नहीं, बल्कि यह उसके मन में लंबे समय से उसकी हावी इच्छा थी। हो सकता है कि शुरुआत में वह चाहत सिर्फ एक इच्छा हो रही हो, पर जब वह एडिसन के सामने खड़ा हुआ तो वह सिर्फ एक इच्छा मात्र नहीं था, बल्कि उससे भी कहीं मजबूत था, कहीं दृढ़ था। कई वर्षों बाद वह फिर से उसी दफ्तर में एडिसन के सामने खड़ा हुआ, जहां वह पहली बार मिला था। इस बार उसकी चाहत वास्तविकता में तब्दील हो चुकी थी। वह एडिसन के साथ व्यवसाय करने लगा था। उसके मन में सबसे हावी अब सपना वास्तविकता में तब्दील हो चुका था। आज जो लोग बर्न्स को जानते थे और उनसे ईर्ष्या करते हैं, वह इसलिए कि उन्हें लगता है कि बर्न्स की भाग्य का की बदौलत एडिशन के साथ काम करने का मौका मिला था। असल में उन लोगों ने बर्न्स की सफलता हासिल करने के बाद देखा हुआ था।
सच कहूँ तो उन लोगों को कभी उसके सफल होने के कारण पर गौर ही नहीं किया। एडिसन के ऑफिस के नाम काम करते हुए 5 वर्ष बीतने के बाद भी बर्न्स को सफल होने की कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही थी। नहीं कुछ ऐसा हुआ था जिससे वह एडिसन के साथ व्यवसाय में भागीदार हो सके। हर किसी के लिए एडिसन के दफ्तर में काम करने वाले सैकड़ों व्यक्तियों में से एक था और वह अपने पहले दिन से ही एडिसन के व्यवसाय का पार्टनर बन चुका था। बर्न्स की कहानी एक दृढ़ इच्छा शक्ति का बेहतरीन उदाहरण है। बर्न्स सफल इसलिए हुआ क्योंकि उसके मन में इससे बड़ी चाहत कोई नहीं थी कि उसे सिर्फ एडिसन के साथ काम करना है। उसने उसके लिए एक प्लान बनाया और वह अपने सारे रास्ते बंद कर दिए, जिससे वह पीछे पलट कर वापस जा सके। वह अपनी चाहत के साथ खड़ा रहा, जब तक उसकी चाहत मन में हावी न हो गई और फिर वास्तविक रूप में न दिख गई। जब वह पहली बार ऑरेंज एडिसन के दफ्तर पहुंचा तो उसके मन में कतई इस तरह के ख्याल नहीं थे, मैं एडिसन से उसके दफ्तर में काम करने के लिए मौका मांगूंगा, बल्कि वह यह कहा कि एडिसन के साथ उसके व्यवसाय में साझेदार बनना है। उसने कभी यह नहीं कहा कि मैं कुछ महीने यहाँ काम करूंगा। अगर मुझे यहाँ कुछ उत्साहजनक मौके नहीं मिलते हैं तो मैं छोड़कर कोई और नौकरी की तलाश करूंगा। बल्कि उसने यह बात कही कि मैं कहीं से भी शुरुआत करूंगा, आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ जो आप कहेंगे, जब तक कि मुझे आपके साथ व्यवसाय करने का मौका नहीं मिल जाता। उसने यह नहीं बोला कि अगर मैं एडिसन के इस संस्था में असफल हो जाता हूँ तो मैं दूसरे मौके की तलाश करूंगा। उसने बोला, मुझे जिंदगी की एक ही चाहत है कि मुझे महान थॉमस अल्वा एडिसन के साथ उनके व्यवसाय में भागीदार बनना है। इसलिए मैं पीछे लौटने के सारे रास्ते बंद करके अपने संपूर्ण भविष्य को इसे हासिल करने में लगा दूंगा। बहुत पहले की बात है, एक महान योद्धा हुआ करते थे जिससे एक बार युद्ध क्षेत्र में विजय पाने के लिए कड़ा निर्णय लेना पड़ा। उसे अपनी सेना के शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए भेजना था। शत्रु की सेना संख्या में उसकी सेना से बहुत बड़ी थी। उसने अपने सैनिकों को नाव में बैठाकर नदी के उस पार भेजा और सभी सैनिकों तथा औजारों के उतरने के बाद उसने सभी नावों को आग लगाने की आज्ञा दे दी। फिर युद्ध होने से पहले उसने अपने सैनिकों से कहा, आप देख रहे हो सारी नावें जल रही हैं। अगर हम अपने शत्रुओं को मार नहीं देते तो अब हमारे पास लौटने का कोई जरिया नहीं है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है, या तो मिट जाओ या फिर अपने शत्रुओं का नाश कर दो। अंत में हुआ यूं कि लोग जीत गए, ठीक उसी योद्धा की तरह जिस तरह हर व्यक्ति को आप वापस लौटना वाली नाव मिटा देनी चाहिए, जला देनी चाहिए, लौटने के सारे दरवाजे बंद कर देने चाहिए और चल पड़ना चाहिए अपनी मंजिल की ओर। जब जीत की चाहत जिंदगी के लिए जरूरत बन जाए तो सफलता निश्चित है। उस भयावह शिकागो शहर की आग में झुलसने के अगले दिन कुछ व्यवसायी शहर के एक गली में खड़े होकर राख बंद पड़ी अपनी दुकानों को देख रहे थे। उन्होंने एक सभा आयोजित की जहां वे यह निर्णय ले सके कि शिकागो शहर को फिर से बनाना चाहिए या फिर देश को किसी अन्य भूभाग में बेहतर आशाजनक जगह की खोज करनी चाहिए। हर कोई सिर्फ एक ही नतीजे पर पहुंचा कि उन्हें शिकागो शहर छोड़ देना चाहिए और किसी बेहतर जगह की तलाश करनी चाहिए, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर। वह व्यवसायी जिसने रुकने और फिर से अपने स्टोर बनाने की हिम्मत जुटाई, उसने अपने स्थायी व्यवसायियों से उंगली दिखाते हुए कहा, प्रिय मित्रों, मैं ठीक उस तरह हर दुनिया का सबसे बड़ा स्टोर बनाऊंगा, चाहे जितनी दफा यह जल जाए, पर मैं हार नहीं मानूंगा। वह स्टोर बना, यहाँ तक कि आज भी उस राज्य की सत्ता में वह सबसे ऊंचा स्मारक खड़ा हुआ है। उस समय मार्शल फील्ड के लिए सबसे आसान रास्ता यही होता था कि वह अन्य व्यवसायियों की तरह उनके साथ शामिल हो जाते। जब उसके साथियों ने बुरे होते हालातों और धूमिल होते भविष्य को देखकर वहां से भाग खड़े हुए और आसान रास्ते की तरफ बढ़ चले। यहाँ जो अंतर मार्शल फील्ड और अन्य व्यापारियों के बीच था, ठीक वही अंतर एडविन सी बर्न्स और अन्य उन कार्यकर्ताओं में था जो एडिसन के दफ्तर में कार्यरत थे। ठीक यही अंतर हर सफल और अन्य असफल व्यक्तियों में के बीच होता है। ठीक यही अंतर एक असफल नेता और असफल नेता के बीच होता है। हर इंसान जिसे पैसे की जरूरत है वो पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और फिर उसके लिए निश्चित योजना बनाना एवं अमीर बनने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहना तथा सफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना कि हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। इच्छा शक्ति के दम पर अमीर बनने के ये निम्नलिखित 6 कदम हैं जो आपको आपके सपनों तक पहुंचा सकते हैं। आप जितना धन कमाना चाहते हैं उसे निश्चित करें। यह कहना पर्याप्त नहीं है कि ढेर सारा पैसा कमाना है। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़ रुपए। उसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक कारण है जो आपके अगले अध्याय में बताया जाएगा।
यह निर्धारित कर लें कि कितना धन कमाने के लिए क्या कुछ कर गुजरने की तैयार है। ऐसा कोई भी नियम नहीं है जिससे बिना कुछ किए ही बहुत कुछ हासिल किया जा सके। एक निश्चित तारीख तय कर लें। आप कब तक यह धनराशि कमाना चाहते हैं। अपना धन कमाने की इच्छा के लिए एक योजना तैयार कर लें और अभी से शुरुआत कर दें। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी तैयार हैं या नहीं। एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिख लें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख, इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं और इसकी योजना को भी लिख लें जिसके सहारे आप निश्चित धनराशि कमाने जा रहे हैं। अपने लिखे हुए कथन को दिन में 2 बार पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। जैसे जैसे आप पढ़ें उसे अपनी नजरों के सामने देखें, महसूस करें और इस वक्त पर विश्वास कर लें कि यह निश्चित धनराशि आपको हासिल हो चुकी है। ऊपर समझाए गए 6 निर्देशों को आपका पालन करना है। खास तौर पर आपको 6वां निर्देश कुछ ध्यान से पढ़ना है और उस पर अमल करना है। आप यह शिकायत कर सकते हैं कि खुद को ऐसे व्यक्ति के रूप में कैसे देख सकते हैं जिसने यह धनराशि अर्जित कर ली है, जब तक आप उसे सच में हासिल न कर लें। इसी व्यक्ति मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, मजबूत वक्त चाहत की जरूरत होती है। अगर आपको सच में उस धनराशि को पाने की चाहत है और वह अपने जुनून आपका जुनून है, तो आपको खुद को एक उस धनराशि को अर्जित कर लेने वाले व्यक्ति के रूप में देखने में कोई कठिनाई नहीं होगी। लक्ष्य है धनराशि, बस आपको स्वयं स्वीकार करना है कि आपको यह धन अर्जित कर लिया है। फिर देख लेना, प्रकृति आपको यह धनराशि अवश्य देगी। जो लोग धन के प्रति जागरूक होते हैं वही अमीर बनते हैं। धन के प्रति जागरूक रहने से तात्पर्य यह है कि जो लोग लगातार धन के बारे में सोचते रहते हैं और धन को चाहत रखते हैं, वही लोग खुद को अमीर बनाने की स्थिति में तभी देख पाते हैं जब असल में वे नहीं होते। जिन लोगों को इंसानी दिमाग के बारे में अधिक जानकारी नहीं है, वह लोग इन सिद्धांतों को व्यवहारिक कह सकते हैं, पर ये 6 नियम हर किसी के जिंदगी में मदद कर सकते हैं। ये जानकारी उस व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी के द्वारा मिली है जिसने एक स्टील मिल में एक सामान्य मजदूर की तरह जिंदगी की शुरुआत की थी, पर इस समय सामान्य सी शुरुआत के बावजूद उसने इन सिद्धांतों को अमल के में लाकर $10 करोड़ से अधिक दौलत कमा ली। ऊपर दिए 6 कदमों को थॉमस अल्वा एडिसन ने भी जांचा परखा और फिर उसे सत्यापित किया कि 6 नियम सिर्फ धन कमाने में ही नहीं प्रयोग किए लाए जा सकते हैं, बल्कि किसी भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इन 6 कदमों को प्रयोग में लाने के लिए कुछ खास मेहनत की आवश्यकता नहीं होती, नहीं किसी त्याग की जरूरत होती है, नहीं इन्हें अमल में लाने के लिए बहुत अधिक शिक्षा की जरूरत होती है, पर इन कदमों का सफल प्रयोग पर्याप्त कल्पना के माध्यम से ही संभव है। इस बात को जानने की जरूरत है कि धन भाग्य या फिर अच्छी तकदीर से नहीं प्राप्त होता, बल्कि उसकी कल्पना करनी पड़ती है। जिस किसी ने भी अपनी बेहतरीन तकदीर का निर्माण किया है, उन सभी ने एक निश्चित मात्रा में सपने देखे हैं, उम्मीद की है, ज्वलंत इच्छा रखी है और योजना बनाई है, इससे पहले कि वह निश्चित धनराशि अर्जित कर पाते। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सभ्यता के प्रारंभ से ही जितने महान नेता हुए हैं, वह बहुत ही स्वप्नदर्शी थे। अगर आप महान अमीर लोगों को अपने मन में कल्पना नहीं कर सकते, तो आप कभी अपने बैंक में उतना धन नहीं देख सकते। सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए जितने अवसर आज हैं, उतने अवसर इससे पहले कभी नहीं थे। इस भागती दौड़ती दुनिया में जो लोग अमीर बनना चाहते हैं, उन्हें यह जानकर प्रेरणा मिलेगी कि आज दुनिया को नए विचार, काम करने के नए तरीके, नए नेता, नए आविष्कार, शिक्षा की नई तकनीकी, बेचने के नए तरीके, नई पुस्तकें, नया साहित्य, बीमारियों के नए इलाज और व्यापार तथा जिंदगी के लिए नया दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इन सब नई मांग के बीच एक बात निश्चित है कि अगर आपको जीतना है, तो आप इससे आपके पास निश्चित उद्देश्य, ज्ञान और मजबूत इच्छा शक्ति का होना जरूर है। ये सब हासिल करने के लिए सच्चे स्वप्नदर्शी की जरूरत होती है, जो अपने स्वप्नों को कार्यों में तब्दील कर सके। सच्चे स्वप्नदर्शी हमेशा से थे और रहेंगे। यही वह लोग होते हैं जो विश्व का साचा बनाते हैं, जो सच में बड़े नेता हुए हैं। उन्होंने अपने सपनों, नए अवसरों और अनदेखी चीजों को वास्तविकता में बदला है। इन लोगों ने अपने विचार शक्ति से शहरों, हवाई जहाज, फैक्ट्रियों, कार, बढ़िया स्वास्थ्य और जिंदगी के सुगम बनाने के लिए नए तरीकों को इजाद किया है। आज अपने आज सपने देखने वालों में 2 जरूरी विशेषताएं होनी चाहिए, सहनशीलता और खुली सोच। जिन लोगों को नएपन से डर लगता है, उनके सपने शुरू होने से पहले ही दम तोड़ देते हैं। नेताओं के लिए आज से बढ़िया समय कभी नहीं था। आजकल बहुत ही प्रचुर मात्रा में व्यापार, आर्थिक और औद्योगिकरण की नई साँचे में डालकर नए तरीके से काम किए जाने का वक्त है।
अगर आप दौलतमंद बनने की योजना बना रहे हैं तो किसी को अपने को सपने का मजाक मत उड़ाने दीजिए। अगर आप जीतना चाहते हैं तो आपको उन व्यक्तियों के जज्बा को जीना पड़ेगा जिनके भूतकाल में दिखे गए सपने ने सभ्यता की नई ऊंचाइयां दी। वह आत्मा थी जिससे वह लोग इस समाज में मिलजुल कर रह सके। आपको और हमें आगे बढ़ने की ओर दुनिया को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। इस कोलंबस को मत भूलिए जिसने एक अज्ञात दुनिया की कल्पना की और उसे खोजने के लिए अपनी जिंदगी झोंक दी। अंत में वह सफल भी हुआ। कॉपरनिकस एक महान ज्योतिष जिसने दुनिया की बाहुल्यता का सपना देखा और उसे उसकी खोज कर दिया। सच यह सच ही कहा गया है कि सच ही कहा गया है कि सफलता पाने के बाद सारी गलतियां माफ हो जाती हैं और असफल होने के बाद कोई बहाना भी नहीं काम करता। अगर जो आप चाह रहे हैं वह सही है और उस पर आपको विश्वास है तो उसे हासिल करने के लिए आगे बढ़िए। आप अपने सपनों को झोंक दीजिए। अगर कभी आप अस्थायी रूप से असफल भी हो जाएं तो उन लोगों की बातों को अपने दिमाग पर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अस्थायी सफलता कामयाबी का द्वार खोलती है। हेनरी फोर्ड एक अनपढ़ और गरीब व्यक्ति जिसने बिना जानवरों के चलने वाली गाड़ी का सपना देखा। उसने उस वक्त का इंतजार नहीं किया जब उसके पास ऐसे साधन उपलब्ध होंगे जो उस गाड़ी को बनाने के लिए मददगार होंगे, पर उसके पास जो कुछ भी था वह वहीं से काम करना प्रारंभ कर दिया और आज पूरी दुनिया उस पहियों पर चल रही है। उसने दुनिया में इतनी गाड़ियां चला दी जितना किसी अन्य व्यक्ति ने कभी नहीं चलाई। वह सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उसने अपने सपनों पर विश्वास किया। थॉमस अल्वा एडिसन ने विद्युत से चलने वाली बल्ब का आविष्कार करने का सपना देखा। इससे पहले कि वह अपना सपना सच हो पाता, वह 10,000 बार असफल हुआ। सच्चे स्वप्नदर्शी काम को बीच में नहीं छोड़ते। लिकलॉ ने काले नौकरों को स्वतंत्रता का सपना देखा, अपने सपनों को कार्यान्वित किया और कभी इस बात को मन से जाने नहीं दिया कि उत्तर और दक्षिण अमेरिका एक साथ संयुक्त हो जाएंगे, जब तक यह असल में हो नहीं गया। राइट बंधुओं ने हवा में उड़ने का सपना देखा और आज पूरी दुनिया हवा में उड़कर एक जगह से दूसरी जगह जाती है। मार्कोनी ने हवा में संदेश भेजने का सपना देखा। उसके सपनों का परिणाम यह हुआ कि आज हम सभी के पास रेडियो है, टीवी है और मोबाइल फोन है। साथ ही साथ मार्कोनी के सपने ने उसे अपने उसका केबिन और घर में भी दिला दिया। उसने दुनिया के एक छोर में रहने वाले व्यक्ति को उस दूसरे छोर में रहने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया। तुरंत कुछ ही क्षणों में कोई भी समाचार, सूचना और मनोरंजन संपूर्ण विश्व में फैल जाता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मार्कोनी के दोस्तों ने उन्हें हिरासत में ले लिया था और एक मनोवैज्ञानिक के पास इलाज के लिए ले गए थे। जब उसने यह बताया कि उसने एक ऐसे सिद्धांत की खोज की है जिससे हवा में संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना किसी तार के भी भेजा जा सकता है। आज सच्चे स्वप्नदर्शियों के लिए बेहतर अवसर प्राप्त हुए हैं। आज दुनिया की को नए विचारों की आवश्यकता है। विश्व को नए आविष्कार की आवश्यकता है। आज दुनिया को आपके जैसे स्वप्नदर्शी की आवश्यकता है। रे क्रोच एक और बेहतरीन उदाहरण है जिन्होंने अपने सपने साकार किए। क्रोच मिल्कशेक का मिश्रण बेचा करते थे। उसके मुख्य ग्राहक रेस्टोरेंट और मिठाई वाला हुआ करते थे। हर कोई अधिकतम उस मिल्कशेक मिश्रण की 1 या 2 यूनिट खरीदते थे। एक दिन उसने सब बर्नार्डिनो कैलिफोर्निया के एक छोटे से रेस्टोरेंट से 8 यूनिट मिश्रण का ऑर्डर लिया। उसने वहां पर जाने का निर्णय लिया ताकि यह पता चल सके कि वे उस 8 यूनिट मिश्रण का उपयोग कैसे करते हैं। उसने अब तक जितने भी रेस्टोरेंट देखे थे उनमें यह सबसे व्यस्त था। उसके मालिक मैकडॉनल्ड बंधु बहुत ही सीमित मेन्यू हैमबर्गर, चीज बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, शेक और कोल्ड ड्रिंक उस क्षेत्र में भी बहुत ही कम मूल्य पर बेचते थे। क्रोच को यह अवसर दिखा और उसने सोचा अगर उस रेस्टोरेंट की श्रृंखला खोल दी जाए तो बहुत उत्पादन होगा और बहुत कमाई की जा सकती है, शायद पैसों का अंबार लग जाए। उसने मैकडॉनल्ड मधुओं के सामने इस विचार का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हामी भर दी। कुछ ही वर्षों में मैकडॉनल्ड देश का सबसे अधिक फूड रेस्टोरेंट ही नहीं बना बल्कि उसके फास्ट फूड इंडस्ट्री की भी शुरुआत की। फिर क्रोच ने इस श्रृंखला को आगे बढ़ाकर संपूर्ण विश्व में फैला दिया और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल हो गया। संपूर्ण दुनिया में अवसरों की अब कमी नहीं है। किसी भी तरह के सपने को अब पहला कदम मजबूत इच्छा शक्ति होती है। सपने उपेक्षा, आलसपन और महत्वाकांक्षा की कमी में नहीं जन्म लेते। नहीं, अब विश्व अपने सपने देखने वालों का उपहास करता है। नहीं, यह कहता है कि अव्यवहारिक है। जिन लोगों को भी आज मनचाही सफलता
मिली है, वह लोग बुरी शुरुआत और कई धड़कन रोक देने वाले संघर्षों से गुजरे होते हैं।